टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में। तो अगर आप लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में अच्छी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LSM लिमिट स्टेट मेथड। कंप्यूटर में कई सारे लैंग्वेज होता है, सी होता है, C++ होता है, यूनिक्स होता है, फोर्ट्रान होता है, जावा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि एक लैंग्वेज अगर कोई सीख जाए तो उसके बाद दूसरे लैंग्वेज को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, बहुत तुरंत आदमी सीख जाता है। उसी तरह एक मेथड जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड जानते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। तो क्या अजम्पशंस है? पहला अजम्पशन है कि देखिए जैसे क्या है, ये बीम है और बीम बेंड होगा तो कैसे होगा? ऐसे बेंड होगा। तो कहता है कि ये जो प्लेन सेक्शन है बेंड होने के बाद भी प्लेन ही रहना चाहिए। ये प्लेन एक सेक्शन हमने काटा था, ये सीधा था, प्लेन था। इसको काटेंगे तो प्लेन, इसको अगर काटेंगे तो ये ऐसा प्लेन ही रहेगा। ये बेंड होने के बाद भी अगर इसको काटें तो ये प्लेन ही रहेगा, ये ऐसे बेंड नहीं होगा। तो प्लेन सेक्शन जो है रिमेन प्लेन रहेगा। किसके अलॉन्ग? एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो एक्सिस है प्लेन रहेगा ताकि ये एक्सिस के नॉर्मल ही रहे। तो ये पहला अजम्पशन है, इस चीज़ को समझ लीजिए। थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे तो ये रटने वाला ही चीज़ है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हाँ जो भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो सब ये हम मानते हैं इसीलिए हम कर पाते हैं। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला अजम्पशन तो ये है। दूसरा, हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखा था कि जो स्ट्रेस डायग्राम था वो स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता था। ये मान लीजिए हमारा बीम है और यहाँ पे रेनफोर्समेंट लगे हैं। तो हम लोग जो स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे मेरा डस्टर गया है खो, तो चलाना पड़ता है काम इस कपड़े से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में स्ट्रेस डायग्राम कैसा खींचते थे? ऐसा, याद है आपको? और ये होता था टेंशन और इधर से हो जाता था कंप्रेशन। तो ये डायग्राम खींचते थे। लेकिन अब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में थोड़ा सा हमें कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को थोड़ा सा और एलाबोरेटेड वे में समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहली बात, दीज आर एजम्पशंस। तो एजम्पशंस क्या होता है? मान लिया जाता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा। एक्चुअली होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे तब। लेकिन चूंकि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा ही फिनोमेना हो रहा है। सबसे पहली बात, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? FCK। और ये जो FCK है ये एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं और जिस स्ट्रेस पे क्यूब टूटता है, माने 90% केसेज में क्यूब जिस स्ट्रेस पे टूटता है तो उसको हम लोग FCK कहते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट का। जितना फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग फुल अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं मानना है। कोड कहता है कि चूंकि कंक्रीट जो है वो डिस्क्रीट चीज़ों से मिल के बना है और वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी का उसका
जो है गारंटी नहीं होता, उसमें वॉइड हो सकते हैं, उसमें कॉम्पेक्शन की कमी हो सकती है। इसीलिए बोलता है कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK है आप इसको इतना नहीं मान के 0.67 FCK मानिए। तो पहला ये है कि FCK में 0.67 यानी जितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अगर M25 है तो आपको M25 को 25 न्यूटन पर mm² नहीं मानना है, उसका 67%, यानी 0.67 इंटू 25। तो ये एक एजम्पशन है। फिर फॉर डिजाइन पर्पस में मैंने आपको बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड में दो फैक्टर होते हैं, दो पार्शियल फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ये कि जो कंप्लीट सेफ्टी फैक्टर बनेगा वो एक से ज़्यादा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को गुना या भाग करके बनेगा। तो ये एक सेफ्टी फैक्टर का पार्ट है, पूरा सेफ्टी फैक्टर नहीं है। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है, यहाँ दो जगह लगाते हैं, एक लोड में भी लगाते हैं, लोड फैक्टर, और यहाँ भी लगाएंगे स्ट्रेस फैक्टर। तो यहाँ जो स्ट्रेस फैक्टर होगा कंक्रीट के केस में 1.5 होगा। दिस इज एजम्पशंस ऑफ द मेथड। याद रखिए ये एजम्पशन है कि हम लोग गामा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा M से। तो स्ट्रेस फैक्टर 1.5 का मतलब कि हम लोग स्ट्रेस को, कंक्रीट के अल्टीमेट स्ट्रेस को इतना से डिवाइड करेंगे तो डिजाइन स्ट्रेस कितना आ जाएगा? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस, इसको कहते हैं FYD। दिस इज इक्वल टू 0.67 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू FCK। दिस इज इक्वल टू 0.446 FCK। तो डिजाइन यील्ड स्ट्रेस कितना होगा? 0.44 FCK, यानी ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है कंक्रीट पहुंच सकता है इस स्ट्रेस पर, और अगर इस स्ट्रेस से ज़्यादा कंक्रीट में स्ट्रेस आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप करा दिया। हालांकि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो उसका अंतर है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए अब हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। ये है, दिस इज स्ट्रेन और दिस इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है कंक्रीट का, और ये एक लाइन है, ये है 0.002 और ये है 0.0035। तो कहता है कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है पैराबोलिक होगा। ऐसा नहीं होगा, ये जो ऐसा बना रहता है ऐसा नहीं होगा, वो पैराबोलिक होगा। और स्ट्रेस स्ट्रेन जो है, जो स्ट्रेस है वो अपने मैक्सिमम लिमिट कितनी अभी निकाला हमने 0.446 FCK, कब पहुंच जाएगा? जब स्ट्रेन होगा उसमें 0.002। अजम्पशन है भाई, अजम्पशन यह है कि जैसे ही कंक्रीट में स्ट्रेन आएगा 0.002, वो अपने यील्ड पॉइंट यानी मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस 0.446। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसमें फर्दर स्ट्रेन आएगा 0.0035, लेकिन स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो क्यों? क्योंकि ये अब इसके अंदर अब आ गया प्लास्टिक बिहेवियर, अब यील्ड होने लगा। तो जैसे ही प्लास्टिक लिमिट पे कोई चीज़ पहुंचता है उसमें स्ट्रेन बढ़ने लगता है विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। इसीलिए स्ट्रेन बढ़ा
और स्ट्रेन तो बढ़ा लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट रहा। और कहता है कि जैसे ही स्ट्रेन जो है 0.0035 पहुंचेगा, यहीं पे कंक्रीट फेल हो जाएगा। यानी कंक्रीट के फेलियर के जस्ट पहले का जो डायग्राम बनेगा स्ट्रेस रेजिस्टेंट कर्व, ये ऐसा बनेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी था, एजम्पशन है। उसके बाद हम लोग समझते हैं स्टील के बारे में। ये तो कंक्रीट था, स्टील का जो है, माइल्ड स्टील का जो होता है, माइल्ड स्टील जो है यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसे हो जाता है। यानी ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ये स्टील का। हाँ चलिए, इसके पहले थोड़ा सा वो मैं भूल गया बताना। स्टील का जो होता है गामा एम जो होता है, दिस इज 1.15 और इसमें कोड वो 67% वाला कोई भी फंडा कोड नहीं देता, क्योंकि स्टील के जो मोलिकुलर अरेंजमेंट होते हैं कंक्रीट के अपेक्षा काफ़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट और अरेंज्ड होते हैं, तो उसमें डाउट नहीं रहता कि उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में वॉइड या कुछ ऐसा हो जाए, इसलिए उसमें कोई भी 0.6% का कोई ये नहीं है। तो डिजाइन जो हो जाएगा डिजाइन यील्ड स्ट्रेस जो हो जाएगा उसको कहते हैं Fy डिवाइडेड बाई 1.15 एंड दिस विल बिकम्स 0.87 Fy। ये डिजाइन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो स्टील क्या है? माइल्ड स्टील, दिस इज माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होगा? यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद जो है स्ट्रेन बिना किसी स्ट्रेस इंक्रीमेंट के बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ होता है। ये हो गया 0.87 Fy और अगर इसी को ऊपर ऐसे करें, ये अल्टीमेट है, ये Fy। तो डिजाइन वाला जो ग्राफ है हमें इस पे काम करना है। अब देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है प्रूफ स्ट्रेस का। अगर हम किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं और मान लीजिए कि उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहीं भी कोई डिफिनिट पॉइंट, यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब ग्राफ जो है स्मूथ मिल रहा है, कहीं किंग जैसे माइल्ड स्टील में एक पॉइंट मिलता है जहां पे हम कहते हैं कि दिस इज द यील्ड पॉइंट। लेकिन जब हम HYSD बार या TMT बार का ग्राफ खींचते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं, तो वो करीब ऐसा आता है। यहाँ पे कहीं भी डिफाइंड कोई यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है। थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने। वो स्ट्रेट लाइन जाता है 0.8 Fy तक और उसके बाद ऐसे पैराबोलिक होकर ऐसा जाता है। तो ऐसे केसेज में क्या करते हैं कि जहां हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है, जहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसको उठा के 0.2% यानी 0.2 डिवाइड बाई 100 यानी 0.002 स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, और हमें पता करना है क्या? Fy। तो इसको 0.002 यूनिट खिसका के और एक लाइन खींचते हैं, और जहां पे वो लाइन उस ग्राफ को काटता है, दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस, और इसको कहते हैं प्रूफ 0.2% प्रूफ यील्ड स्ट्रेस। और ये जो 0.2% प्रूफ यील्ड स्ट्रेस होता है, यहीं पे मानते हैं, इतना पहुंचने के बाद मानते हैं कि स्टील जो है फेल हो गया। और ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को लिखते हैं हम लोग Fy डिवाइडेड बाई
ई एस, देखिए स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बटा ई, एस स्टील का कहते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, एफ वाई बटा ई एस, और एफ वाई अगर डिजाइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ वाई की जगह लिखेंगे एफ वाई बाई या 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाई ई एस, तो 0.87 एफ वाई बाई ई एस और प्लस 0.002, तो ये जो स्ट्रेन है इतना स्ट्रेन स्टील में होना चाहिए और कंक्रीट में कितना होना चाहिए, 0.005, तो इन दोनों में जो पहले पहुंच जाएगा उसको हम लोग मानते हैं कि ये फेल हो गया। तो स्टील अगर फेल करेगा तो पहले इतना स्ट्रेन पहुंचेगा उसमें, और अगर कंक्रीट फेल करेगा तो उसमें पहले इतना स्ट्रेन पहुंचेगा। बस सीधा सा यही कॉन्सेप्ट है डिजाइन का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा ये जो थोड़े से टेढ़े कॉन्सेप्ट्स थे वो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। किताब देख लीजिए, कोई अच्छा किताब मॉस का या कंक्रीट का किताब में भी ये सब दिया रहता है, तो अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। और अगर आप अच्छी तरह से और बेहतर कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अब आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। तो बेसिक फंडे समझने के बाद अब हम लोग तैयार हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लिए जाए, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, या फिर हम थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करें बैलेंस सेक्शन के लिए, तो वो हम अब आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि इतना तो कम से कम डिस्कस कर लें। तो देखिए अब हम आते हैं कि हमारा जो बेसिक डायग्राम होता है थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि जो हमारा जगह का सही इस्तेमाल हो सके। बोर्ड छोटा है और चीज़ें लिखने को हो सकती हैं ज़्यादा। ये मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट की लाइन है, और ये जो लाइन है दिस इज़ द इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारा दिया हुआ है दिस इज डी। उसके बाद हम यहाँ पे एक और डायग्राम एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसको हम कहेंगे स्ट्रेन डायग्राम, और ये जो स्ट्रेन डायग्राम है वो ऐसा आएगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन डायग्राम। और हमने अभी क्या सीखा था कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा 0.0035 एट द टाइम ऑफ फेलियर, और कंक्रीट में कितना आएगा, कंक्रीट में आएगा 0.87 एफ वाई बाई ई एस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, प्लस 0.002, दिस इज 2% प्रूफ स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा ये होगा। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर स्टील में इतना स्ट्रेन होगा। और अगर हम बना दें यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम, अगर हम स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और हमने अभी पढ़ा कि जो स्ट्रेन कर्व होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, तो ये दिस इज पैराबोला। ये मान लेते हैं कि टेंशन इधर लग रहा है और इसमें कॉम्प्रेशन इधर लग रहा है, ठीक है। अब ये एट द टाइम ऑफ फेलियर है, तो ये भी अपने मैक्सिमम पे है, ये भी अपने मैक्सिमम पे है, तो ये भी अपने मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल पे है, और ये भी अपने मैक्सिमम फेलियर स्ट्रेस लेवल पे है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आता है कंक्रीट में, अभी बताया 0.446 FCK। इसको मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड एक्स, इसको मानते हैं एक्स, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज एक्स। हम इसको निकालेंगे, इसको मान लेते हैं K2x, और ये हो गया D। तो x बाई डी क्या हो जाएगा, x बाई डी इज इक्वल टू K मानते हैं इसको, और ये होगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर
एज पर WSM में क्या निकालते थे हम लोग, K निकालते हैं, तो इसका भी K x/d होगा। तो पहले हम x/d निकालने की कोशिश करते हैं। x/d कैसे निकलेगा, पहले आइए इस डायग्राम से। ये जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम हमारी मदद करेगा K निकालने के, यानी x/d निकालने में। तो इसका सिंपल, ये दो सिमिलर ट्रेंगल्स हैं, दीज टू आर सिमिलर ट्रेंगल। तो इन सिमिलर ट्रेंगल के जो लॉ लगाएंगे उससे हम लोगों को x/d निकल जाएगा। तो बेसिक फंडे एकदम क्लियर होने चाहिए और उसको इस्तेमाल करके आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला भूलेंगे तो ड्राइव कर सकते हैं। तो सीधा है दिस बाई दिस, तो 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002, और दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस इज x और दिस इज d माइनस एक्स। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिस इज d माइनस एक्स। हमें निकालना है x/d। चलिए अब इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 0.0035 इंटू d माइनस एक्स इज इक्वल टू x इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES 0.002। इसमें d से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या आएगा 0.0035 1 माइनस x/d बराबर x/d। अब इसमें से ना 0.0035 x/d को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0.0035 और इधर जाएगा बराबर x/d 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 प्लस 0.0035। अब यहाँ से सीधा लिख सकते हैं x/d इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.87 FY बाई ES प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.0055। तो ये आ गया आपका x/d यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस x जो है यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो सकता है अगर हमें पता हो Fy, तो हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको निकाल के रखा है डिफरेंट Fy के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 250 के लिए ये होता है 0.531, ये हो गया Fy और ये हो गया x/d। टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, बुक्स में दी हुई हैं सारी वैल्यूज़। 415 के लिए आता है 0.479, याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 500 के लिए होता है 0.456। तो फॉर बैलेंस सेक्शन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये होगा। तो ये इतना आसान सा था, इसमें काफ़ी माथापच्ची कई बार हो जाती हैं, तो ये माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे निकालने की कोशिश करेंगे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर कह दे कि ये बैलेंस सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें अब आना पड़ेगा स्ट्रेस डायग्राम से के पास। तो अब हम अगर स्ट्रेस डायग्राम के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे है पैराबोला और प्लस रेक्टेंगल, और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है K2 की। तो ये अगर K2x होगा तो नीचे वाला 1 माइनस K2x हो जाएगा। तो हमें निकालनी है CG, बेसिकली CG निकालनी है। तो CG का फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लेते हैं एरिया A1, ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, जो पैराबोलिक पार्ट है, इसको मान लेते हैं एरिया A2, और A1 वाले का CG मानते हैं हम लोग C1 और इसका मानते हैं C2। तो CG ऑफ द पूरे एरिया का CG क्या हो जाएगा, A मान लेते हैं एरिया, तो ACG बराबर A1 C1 प्लस A2 C2 बाई A1 प्लस A2। बस सिंपल है। अब बताते हैं, यहाँ पे एक और टर्म आया K1 वो कैसे निकलेगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना कि जब स्ट्रेन 0.002 होता है वहाँ से प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी शुरू होता है, और उसके बाद जो होता है स्ट्रेन कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है और स्ट्रेन बढ़ता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा 002 होगा, यहाँ पे स्ट्रेन, इस लाइन पे स्ट्रेन होगा 002। तो हम लोग इस ट्रायंगल के मदद से निकाल सकते हैं। तो 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.002 गुना दिस x बराबर x डिवाइडेड बाई K1x। x कैंसिल हो गया, K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 इक्वल टू 20/35 यानी 4/7। तो ये हो जाता है ACG। तो एरिया CG जो है वो, और वो हमने क्या लिखा है K2x। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर हम ये CG कैलकुलेट करेंगे तो K2 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.42। एक्चुअली आता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.416, जिसको हम लोग लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, कोड कहता है 0.42 लेने के लिए। ठीक है, तो CG कितना हो जाएगा 0.42 इंटू एक्स। तो अब हमें इसका एरिया टोटल पता है और हमें लीवर आर्म पता है, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग इसको एरिया निकालेंगे, एरिया निकालते हैं A1 प्लस A2, तो A1 हो जाता है 0.44। अच्छा, इसको मानते हैं अभी K3 इंटू K1x, तो K1 होता है 4/7x। ये हो गया एरिया ऊपर वाले का। अब प्लस A2 होता है 2/3h होता है 4/7x इंटू K3। तो K3 और x को कॉमन लेंगे तो K3x कॉमन हो गया, तो 4/7 प्लस 8/21। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें 3 12 8, 3 से ऊपर नीचे अगर गुना करते हैं तो नीचे 21 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8, यानी 3 4 तिया 12, और 12 और 8 होता है 20। एक सेकेंड, कुछ गलती हुआ क्या। K3 इंटू 3/7 है, दिस इज 3/7, ये होता है 4/7 होता है, ये गलत लिखी, ये 4/7 और ऊपर जो होगा K1 इज 3/7। हाँ, तो K3 इंटू 3/7 इंटू 2/3 4/7 इंटू K3। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3/7, तो 9 और 8 17, तो 17 बटा ये हो जाएगा 17/21 K3 इंटू एक्स। तो ये हो गया A1 प्लस A2। तो इसको अब इलेबोरेट करके लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 17/21 गुना K3 हो गया 0.446 FCK और x हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, x रहने देते हैं। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से गुना भाग करें तो कितना आएगा एक बार देखते हैं। 17/21 दिस इज इक्वल टू गुना 0.446, तो ये आता है 0.36 FCK x। तो ये आ गया आपका एरिया और CG हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। CG इज इक्वल टू 0.42x। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर लिखें MR, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग अगर कंप्रेशन की तरफ से लिखें, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टोटल एरिया, तो 0.36 FCK इंटू एक्स टोटल एरिया इंटू लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना होगा? दिस, यानी D माइनस K2x। तो D माइनस K2 हो गया 0.42 इंटू एक्स। एक्स क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ से क्या करते हैं कि D कॉमन ले लेते हैं, तो x/d आ जाएगा। तो यहाँ से अगर D कॉमन ले लिया तो आ जाएगा MR बराबर 0.36 FCK x इंटू D माइनस 0.42 x/d। तो ये इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसमें थोड़ा सा और गुना भाग करते हैं, तो क्या करते हैं ना कि d² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? mu, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को mu बोलते हैं लिमिट स्टेट में। तो mr को अभी हम लिखते हैं mu डिवाइडेड बाई d²। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है b इंटू बी भी होगा। जो स्ट्रेस ब्लॉक है यहाँ पे b भी होगा, तो ये ध्यान रहे b छूट रहा है, ये b भी होगा क्योंकि b विड्थ है तो b होगा। और b को भी नीचे ले जाते हैं तो mu बाई b को और d² से डिवाइड किया तो बच गया 0.36 FCK x/d, d माइनस 0.42 x/d। तो mu/bd² जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है लिमिट स्टेट डिजाइन में, और एक कोड है SP16, उसमें mu/bd² और x/d के वर्सेस एक आपका टेबल बना हुआ है। तो उसके हिसाब से आप mu/bd² के हिसाब से आप रेनफोर्समेंट वगैरह उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी मैं कभी बता दूंगा आपको। तो इस टर्म में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.36 FCK b इंटू एक्स इंटू डी माइनस 0.42 x/d। या अगर mu और ये bd² को यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो mr बराबर इतना इंटू bd²। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार और फिर से साफ साफ लिख देता हूँ।
पर मिटा के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और MU फैक्टर मोमेंट, दिस इज इक्वल टू 0.36 इंटू FCK इंटू x/d, सब मिटाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, x/d, d माइनस x/d और d स्क्वायर। तो यही हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और x निकालने सिखा दिया था। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ समझ में आया है तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया, बेकार लगा तो डिसलाइक करिएगा। और बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का, और पहले सब्सक्राइबर अगर हैं इस चैनल के तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिले। अदरवाइज केवल सब्सक्राइबर होने से नोटिफिकेशन नहीं जाता, ये यूट्यूब ने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।